राजू सिंह आईएएस चैनल में मैं राजू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। इको मेंस क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर आज से मैं 2013 से जब से नए सिलेबस लाया गया है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के आंसर फॉर्मेटिंग नहीं, मैं खुद उसका उत्तर लिख करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको एक अच्छा अभ्यास हो सके। फिर चाहे जहां का भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप खुद लिखने में सक्षम होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन का उत्तर लिखा जाता है, शब्द सीमा पालन की जाती है इत्यादि बातें। ठीक है, देखिए प्रश्न है, व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों की हाल की परिघटनाएं भारत के समस्त आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेगी। 250 शब्दों में लिखना है। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हमको पहली सावधानी या तरीका क्या होता है। जो प्रश्न के अंदर टर्म दिए होते हैं पहले उस टर्म को डिफाइन किया जाता है ताकि पता चले कि आपको पूरी तरह से प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है, यह आपको पता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि दो शब्द दिए हुए हैं, व्यापार में संरक्षणवाद और दूसरा शब्द है मुद्रा चालबाजियों। तो हमारी ड्यूटी होगी कि सबसे पहले कम से कम शब्दों में इन दोनों ही टर्मों को शुरू में ही हम डिफाइन कर दें। फिर भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले हमको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि समष्टि आर्थिक स्थिरता होता क्या है, जिसमें मैं इस प्रभाव को दिखाऊंगा। तो समष्टि आर्थिक स्थिरता के अंदर मुख्य रूप से तीन बातें आती हैं। एक होता है देश की सरकार का राजकोषीय स्थिति क्या है, यानी राजकोषीय घाटा, आय व्यय की स्थिति क्या है, पर किस तरह से असर डालेगी। और दूसरा होता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, और तीसरा होता है चालू खाते का घाटा यानी भुगतान संतुलन के बारे में स्थिति क्या है, इन तीनों पर क्या असर पड़ेगा। ये तीन स्थितियां अगर ठीक हो तो इसका मतलब है कि हमारी समस्त आर्थिक स्थिरता अच्छी है, और इस पर अगर दुष्प्रभाव पड़ता है तो ये अच्छी नहीं है। तो प्रश्न को पढ़ते ही मेरे ذहन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मुझे इस प्रश्न में के उत्तर में क्या लिखना है। यह नहीं कि पढ़ा और कुछ दिमाग में हमारे पास है, मैं उसको प्रेजेंट कर दिया। आपको मार्क्स तब तय होंगे जो प्रश्न में डिमांड किया हो उसको अगर फुलफिल करते हैं, उसके अलाइनमेंट में उत्तर लिखते हैं, जितना ही नजदीक रहेंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेगा। लिखने के लिए हर प्रतिभागी उत्तर लिख देते हैं, लेकिन नंबर में बहुत ज्यादा अंतर आता है, तो उसके पीछे यही वाली मेन फैक्टर होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको उत्तर को लिखना क्या है। अब लिखेंगे कैसे, क्या क्या लिखेंगे, वह कंटेंट की बात मैं करता हूं। आगे देखिए उत्तर। जैसा कि मैंने कहा, व्यापार संरक्षणवाद से तात्पर्य विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर प्रशुल्क बढ़ा देना, गैर प्रशुल्क बाधा के अंतर्गत पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य को आधार बनाकर रोकना। यानी किसी देश में अगर कोई चाहे कि हमारे देश में बाहरी वस्तु ना आए तो वह व्यापार संरक्षणवाद का उपयोग करेगा। किस तरीके से? आने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क बढ़ाएगा। ये हुआ प्रशुल्क बाधा, हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाना। और दूसरा है कि गैर प्रशुल्क बाधा, यानी हमारी कृषि प्रभावित होगी, हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इस तरीके के ग्राउंड के आधार पर भी आने वाली वस्तुओं को रोका जाता है। एक मात्रात्मक प्रतिबंध भी होता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इतने से ज्यादा मात्रा
या संख्या या मूल्य का वस्तु हमारे देश में नहीं आ सकता। खैर, कोटा रिस्ट्रिक्शन मात्रात्मक प्रतिबंध आजकल नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन बाकी चीजों का उपयोग करके आज भी देश आयात संरक्षण करती हैं, व्यापार संरक्षणवाद को अपनाती हैं। तो पहले हमने इसको डिफाइन कर दी। व्यापार संरक्षणवाद से तात्पर्य है विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर प्रशुल्क बढ़ा देना, गैर प्रशुल्क बाधा के अंतर्गत पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य को आधार बनाकर आयात को रोकना। मात्रात्मक प्रतिबंध किंतु वर्तमान में नहीं लगाया जा रहा है। मुद्रा चालबाजी का अर्थ है अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में कम रखना। क्यों? ताकि अपनी सस्ती वस्तुओं को कम रखने से विदेशों में अपनी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, इससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है, निर्यातकों को भी इसका फायदा मिलता है। तो ये दो चीजें हैं, डिफाइन हो गया। अब आइए, ये हमारा लाइव पेड कोर्स है, इकोनॉमी प्री प्लस मेंस, पॉलिटी प्री प्लस मेंस, 120 आवर्स के ये सेगमेंट्स हैं। 6000 इनकी फी है। IR सोशल इशू, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, और ये 6000 का है। तो इस तरीके से जिसे भी इंटरेस्टेड होंगे 9871115460 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले व्हाट्सअप करें, फिर कॉल करें, फिर बात करें और ज्वाइन करें। चलिए, समष्टि आर्थिक स्थिरता, देश की राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना, मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा में रखना, चालू खाते को घाटे को वहनीय सीमा में रखना। वहनीय सीमा हर देश के लिए अपनी अलग अलग होती है। हमारे देश के लिए हमारी RBI 2.5% ऑफ GDP तय की हुई है। ठीक है। मुद्रास्फीति, टारगेटेड इन्फ्लेशन, आप सभी जानते हैं इस समय ये भी हमारे देश में 4% ±2 ये भी तय हुआ है। राजकोषीय घाटे के बारे में सभी लोग जानते हैं। एक स्टैंडर्ड लेवल 3% ऑफ GDP होता है। फ्यूचर में तो खैर इसको 2.5% ऑफ GDP तक घटा के लाना ही है, लेकिन कम से कम ये इसका दायरा है, इसके अंदर होनी चाहिए, तो मानेंगे कि समष्टि आर्थिक स्थिरता ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये बताना था कि इसमें आता क्या है। तो 3 बातें आती हैं जो सामने लिखा हुआ है। वैश्वीकरण के ठीक विपरीत अमेरिका की ट्रंप सरकार ने चीन तथा भारत के खिलाफ आयात प्रशुल्कों को बढ़ाने की नीति अपनाई है। आपने देखा कि हमारे एल्युमिनियम, स्टील पर भी अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। चाइनीज प्रोडक्ट पर बहुत सारे अमाउंट पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। प्रतिक्रिया स्वरूप चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर प्रशुल्क बढ़ाया। इससे भारत का निर्यात कम होगा, उत्पादन कम होगा, ठीक है, रोजगार कम होगा, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी होगी, यानी GDP ग्रोथ रेट में कमी होगी। और GDP ग्रोथ रेट में कमी होने का अर्थ है कि ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं। अब जो रोजगार नहीं तो आय नहीं, और आय नहीं तो क्या, प्रत्यक्ष कर भी नहीं चुकाएंगे। तो देखिए, रोजगार कम तथा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कम होगी, सरकार की राजस्व आय में कमी होगी। थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर निर्यात कम होने से सरकार की आय पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि निर्यात कर तो हम लगाते नहीं है। तो आप उसकी आर्गुमेंट कैसे दे रहे हो? हमने आर्गुमेंट दी ही नहीं है उसकी। हमने आर्गुमेंट ये दी है कि भले ही निर्यात पर कर नहीं लगता हो, किंतु जो व्यापारी व्यापार करता है और जो मुनाफा कमाता है उस पर वह अपना इनकम टैक्स, या कंपनी है तो कॉर्पोरेट टैक्स देती है। जब उसका निर्यात ही नहीं होगा, उसकी अर्निंग ही नहीं होगी, तो कहां से देगा कॉर्पोरेट टैक्स, कहां से देगा वह इनकम टैक्स। लोगों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग भी कहां से आयकर चुकाएंगे। जब आय ही नहीं होगी तो आयकर की भी बात नहीं होगी। यहां पर सरकार को प्रत्यक्ष करके राजस्व हानि होगी। तो रोजगार कम, और ये देखिए सरकार की राजस्व आय में कमी होगी। भले ही निर्यात पर कर नहीं लगता हो, किंतु व्यापारी तथा कर्मचारी अपने आय पर सरकार को आयकर देते हैं। उनके द्वारा अन्य वस्तुओं का देश में खपत कम होगी। जब उनकी इनकम कम होगी तो खपत भी कम होगी। हाँ, अब उस वस्तु की खपत कम होने से GST कलेक्शन भी कम होगा।
यहां अप्रत्यक्ष कर में भी कमी हो जाएगी। जिस पर अप्रत्यक्ष कर में कमी होगी, इससे सरकार को आय व्यय में अंतर होने पर उसकी राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। क्यों? खर्च तो अपने जगह पर है, आय में कमी होने से घाटा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, निर्यात कम होने से आयात की भरपाई न होने पर, जैसे हम लोग निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और उस विदेशी मुद्रा की उपयोग हम जब विदेशों से आयात करते हैं तो उसके बदले में हमें देना पड़ता है विदेशी मुद्रा। यहां हम फेल होंगे। इससे व्यापार खाते का घाटा बढ़ेगा और अंततः चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी। ठीक है। अब चूंकि आयात हेतु डॉलर की अधिक मांग होने पर हमने डॉलर तो जनरेट नहीं कर पाए निर्यात कम होने के नाते, और डॉलर की मांग ज्यादा होने पर हमारे रुपए के मूल्य में गिरावट आएगी। इससे कच्चे तेल तथा अन्य जरूरी आयातों का मूल्य बढ़ेगा। अगर हमारा रुपया का मूल्य टूटता है तो इससे हमारा आयात बिल बढ़ता है। हम कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर अपनी जरूरत का 82% तक हम इंपोर्ट करते हैं। अगर उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो आयात बिल बढ़ेगा। इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट होता है। तेल ही महंगा केवल नहीं होता, साथ में परिवहन लागत बढ़ जाती है तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। इससे मुद्रास्फीति भी होती है। तो आपने देखा, समष्टि में राजकोषीय घाटा बढ़ा, भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बढ़ी, और तीसरा आप देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति भी बढ़ी। तो ये रहा तीनों क्षेत्रों पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। अब थोड़ा सा सजेशन आपसे नहीं मांगा गया है, लेकिन फिर भी आप 2 लाइन में इसको कंक्लूड करते हैं। वैश्विक संगठनों के माध्यम से उन देशों की नीतियों को बदलने, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से कूटनीतिक प्रयास करने होंगे ताकि इस स्थिति को रोका जा सके, तथा वर्तमान परिस्थिति से उबरने के लिए देश में उत्पादन लागत कम करने के लिए आधारभूत सुविधा, ईज ऑफ डूइंग की स्थिति को सुधारने पर बल देना होगा, ताकि हमारी लागत कम हो सके और हम विदेशों में प्रतिस्पर्धी प्रशुल्क बढ़ाने के बाद भी बने रह सके। ये हमारे लिए अपना स्टेप्स होगा। तो ये रहा आपका प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आप इसमें शब्द सीमा भी गिन सकते हैं। और एक बात और बता दें जो आपको लोगों के मन में हमेशा से भारी प्रश्न रहता है, बड़ा प्रश्न है, क्या सर मे को शब्द के रूप में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? तो आप जानिए कि शब्द कहा गया है, और शब्द जो कि कोई अक्षर, जो कि कोई अर्थ देता हो, उसको हम शब्द कहते हैं। तो मे भी एक शब्द है, वो एक अर्थ देता है। ठीक है, क ख ग ये सब क्या है? अक्षर है। और यहां शब्द की बात की है। क पर आ का मात्रा का लगा दिया तो ये शब्द बन गया। यह जोड़ा जाएगा, में जोड़ा जाएगा, है जोड़ा जाएगा। तो आप इस बात को थोड़ा मेरी तरफ से क्लियर रहे, क्योंकि बताने वाले 2 तरीके से बताते हैं, जैसा एक मैं बताया और एक दूसरा ये भी बताते हैं कि नहीं, ये सब नहीं जोड़े जाते हैं। लेकिन हमने ये बताया कि जोड़े जाते हैं, तो क्यों जोड़े जाते हैं? क्योंकि आपसे कहा गया है 250 शब्द। अब आप एक प्रश्न और आपके मन में चल रहा होगा कि क्या अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अधिक होने का मतलब है आप अपना ही समय गंवा रहे हैं, इससे दूसरे प्रश्न आपके छूट जाएंगे। ठीक है, 5-10 को शब्द अधिक होने कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा होने पर नंबर काटने का अधिकार है उनको। हाँ, अगर कम लिखते हैं, 240 लिखते हैं, 235 लिखते हैं, तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। नंबर, अगर शब्द कम लिखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव कम होगा, बशर्ते कि उत्तर न कम पड़ जाए। उत्तर आप 225 में ही बहुत सटीक लिख देते हैं तो भी इसका अच्छा प्रभाव माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, 25 शब्द लिखने के समय बचने से आप पूरे अच्छे से
सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो आज ये यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी पुस्तक है जो आने वाली है। चलिए, और आपको ये सूचित करना है कि इस सारे प्रश्नों का उत्तर हम देने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके, और वहां क्वेश्चन दिया होगा। तो आपको आगे पता चलता रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए राजू सिंह IAS को, ताकि ये जो भी क्वेश्चन का आंसर हम दें आपको तुरंत इंफॉर्मेशन हो और आप उसको पढ़ सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए।